तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के व्याकरण के 4 चैप्टर देखेंगे, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम है वो लेकर आए। ये आपके व्याकरण के टॉपिक है वो 8 नंबर का रहने वाला है। प्रत्येक टॉपिक से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर के प्रश्न भाषा व्याकरण और लिपि से, 2 नंबर के शब्द शक्ति से और 2 नंबर के अलंकार से और 2 नंबर के पारिभाषिक शब्दों से। ये जो 8 नंबर है आपके 24 मार्च को जो हिंदी अनिवार्य का पेपर है उसमें आपके ये क्लास रामबाण साबित होगी। इन्हीं प्रश्नों में से आपके 8 नंबर के व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इसी सीरीज में है वो आपके दोनों पाठ्य पुस्तकों के महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे और भी प्रकार प्रश्नों का उत्तर देना आप ये भी समझ पाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, व्यापक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति खालजगा कहलाती है। यानी जिस जो बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है और वाचिक अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहा जाता है। यानी भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। भाषा लोगों के अभिव्यक्ति विचार के आदान प्रदान का माध्यम होता है। दूसरा प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को खालजगा कहा जाता है। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है उसे बोली या उपभाषा कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा बोली या उपभाषा। आगे तीसरा प्रश्न है, मौखिक भाषा के लिखित रूप में प्रयुक्त संकेत चिन्ह को कहा जाता है। यानी मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, खालजगा के कारण बोली है वो भाषा में बदल जाती है। यानी बोली भाषा में बदलने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? बोली जब व्यापक क्षेत्र में होगी और उसमें साहित्यिक रूप होगा तभी है वो भाषा में बदल जाएगी। यानी छोटी बोली जब वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है उसका साहित्यिक रूप विकसित हो जाता है तो वह भाषा में बदल जाती है। पांचवा प्रश्न है, विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को खालजगा कहा जाता है। विचार विनिमय का जो मौखिक और लिखित माध्यम है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। छठा प्रश्न है, पूर्वी हिंदी में शामिल बोलियां कौन कौन सी? जो पूर्वी हिंदी है उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है और पश्चिमी हिंदी में बोलियों की संख्या है वो 5 है। 8 प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास खालजगा लिपि से हुआ। यानी देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि जो देवनागरी लिपि है वो हिंदी की लिपि है। आगे 9वां प्रश्न है, मनुष्य के पास पारस्परिक विचार विनिमय, संदेश, सूचना और भावना की अभिव्यक्ति के माध्यम क्या है? जहां भी आपको मिले अभिव्यक्ति के माध्यम वहां भाषा होगी। भाषा विचारों के आदान प्रदान और संदेश विनिमय सूचना का माध्यम है। 10वां प्रश्न है, भाषा के खालजगा रूप या प्रकार होते हैं। भाषा के 2 रूप या प्रकार होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक जिसमें किसी सूचना या संदेश को बोलकर प्रेषित किया जाता है, लिखित जिसमें लिखकर सूचना या संदेश को भेजा जाता है। आगे 11 प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है? यानी हिंदी क्षेत्र में शामिल कुल कितने प्रकार की बोलियां? हिंदी क्षेत्र में कुल 18 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। 12 प्रश्न है, भाषा के वर्तनी चिन्हों को क्या कहा जाता है? यानी भाषा के वर्तनी चिन्ह या भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। 13 प्रश्न है, खालजगा लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। 14वां प्रश्न है, खालजगा भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो संस्कृत, हिंदी और नेपाली भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इन तीनों में से आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, और नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 15 प्रश्न है, भाषा को शुद्ध या प्रतिनिष्ठित रूप में लिखने से संबंधित नियमों का शास्त्र क्या कहलाता है? यानी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उन नियमों का संग्रह या उनका शास्त्र व्याकरण। प्रश्न है, खालजगा से भाषा को प्रतिनिष्ठित या मानक रूप प्राप्त होता है। यानी भाषा को मानक रूप या शुद्ध रूप किससे प्राप्त होता है? व्याकरण से भाषा को मानक रूप या शुद्ध रूप प्राप्त होता है। 17 प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द क्या कहलाता है? यानी किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है वह पद कहलाता है। आगे 18 प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी कई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी कई, जैसे ए है या कै, इनके आगे टुकड़े नहीं कर सकते, ये भाषा की सबसे छोटी कई होती है। 19वां प्रश्न है, पंजाबी व उर्दू क्रम से खालजगा लिपि में लिखी जाती है। जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। यह अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। और उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। 20वां प्रश्न है, राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? जो राष्ट्र के अधिकतर लोग है वो प्रयुक्त करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और 21वां प्रश्न है, राज्य के कार्यों में प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? जो राज्य के कार्यों में प्रयुक्त भाषा है उसको राजभाषा कहा जाता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। राजभाषा वह भाषा जिसे राज्य के कार्य यानी सरकारी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया। आपको यह भी ध्यान में रखना, हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे 22वां प्रश्न, इसमें 2 पारिभाषिक शब्द दिए गए। पहला है वर्कशॉप का हिंदी अर्थ क्या होगा? वर्कशॉप का हिंदी अर्थ होता है कार्यशाला, और दूसरा सेशन, सेशन का अर्थ होता है सत्र। आगे आपके शब्द शक्तियां, इसमें पहला है संकेतित अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ का संबंध किस शब्द शक्ति से होता है? यानी किस शब्द शक्ति में लोक प्रचलित अर्थ या जो लंबे समय से चला आ रहा अर्थ है वही लिया जाता है। जो अभिधा शब्द शक्ति उसमें सीधा सीधा अर्थ निकलता है, यानी जो लोगों में पहले प्रचलित है वही अर्थ निकलता है। दूसरा रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है। यानी जिसमें रूढ़ि या किसी प्रयोजन के लिए
प्रयुक्त होता है या लक्षण प्रकट होते हैं वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनार्थ लक्षणा। 26वां प्रश्न है, कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोती है कि श्याम घन मंडल में दामिनी की धारा है। कवि पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ संदेह अलंकार है, क्योंकि जो कज्जल का कूट है उस पर दीप शिखा सोती है या जो श्याम घनमंडल है यानी काले बादलों में है वो बिजली की धारा, इन दोनों के बीच संदेह उत्पन्न हो रहा है, कोई वास्तविक निर्णय की स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए इसमें संदेह अलंकार होगा। आपको यह विशेष रूप से ध्यान में रखना है। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि संदेह अलंकार में संदेह अंत तक बना रहता है, संदेह या भ्रम समाप्त नहीं होता, जबकि जो भ्रांतिमान अलंकार होता है उसमें कुछ समय के बाद भ्रांति टूट जाती है। आगे 27वां प्रश्न है, निक में रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सी शब्द शक्ति? यानी निक में रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई, इसमें लक्षण शब्द शक्ति, इसमें जो निक में मनुष्य उनके लक्षण प्रकट हो रहे हैं, या जो चिंतन शक्ति है वो थक गई, जो चिंतन शक्ति है उसको सजीव रूप दिया गया और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, इसलिए इसमें लक्षण शब्द शक्ति है। जो चिंतन शक्ति है उसका मनुष्य के समान लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इसमें लक्षण शब्द शक्ति होगी। आगे 28वां प्रश्न है, किसी ने कहा सूर्यास्त होने वाला, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति? यानी किसी ने कहा सूर्यास्त होने वाला, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति, इसमें स्रोत अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकालेंगे। जैसे मजदूर के लिए सूर्यास्त होने का अर्थ है कार्य समाप्त करने का समय हो गया, किसी धार्मिक पुरुष के लिए इसका अर्थ हो सकता है कि पूजा पाठ करने का समय हो गया, इसलिए इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जहाँ स्रोत अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाले वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे 29वां प्रश्न है, ओस की बूंदे है कि मोती अनगिन, पंक्ति में कौन सा अलंकार? यानी ओस की बूंदे है या मोती, इन दोनों के बीच संदेह बना और लंबे समय तक है वो अंत में भी संदेह नहीं टूटता है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार होगा। यदि बीच में है वो संदेह या भ्रम टूट जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। 30वां प्रश्न है, पड़त भ्रमर सुख तुंड में पर सोच कर कुसुम पलाश, यानी जो भंवरे होते हैं वो तोते की चोंच जो लाल होती है उस पर है वो कुसुम पलाश यानी पलाश के फूल देकर उस पर पड़ते हैं, लेकिन जब वो जैसे ही उस चोंच के नजदीक जाते हैं उनका संदेह समाप्त हो जाता है, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। जो तोते की चोंच है वो कुसुम, जो पलाश के कुसुम फूल होते हैं उसके समान है, वो लाल होता है, इसलिए जो भौरे हैं वो तोते की चोंच पर जा बैठता है, लेकिन जैसे ही वो जाकर बैठते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, उनका संदेह या भ्रम टूट जाता है, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। आगे 31वां प्रश्न है, को घटिए वर्षभ अनुजा हे हलदर के वीर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में आपके सलेश अलंकार होगा। आगे 32वां प्रश्न है, सुब्रन को शोधत फिरे कवि कामी और चोर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? इसमें सलेश अलंकार होगा, क्योंकि जो सुब्रन है ये शब्द है वो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त है, एक ही शब्द है लेकिन उसका अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रयोग हुआ। जो सुब्रन है उसका कवि के लिए अलग प्रयोग है, सुंदर अक्षर कामी के लिए अलग प्रयोग है और चोर के लिए अलग प्रयोग है। चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होगा सोना, इस प्रकार इसमें सलेश अलंकार है। जहां शब्द एक ही और उसका अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रयोग हो वहां सलेश अलंकार होता है। आगे 33वां प्रश्न है, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपके रूपक अलंकार है, यानी हृदय की मंजू मंदाकिनी रूप में आशा को बताया गया है, इसमें रूपक अलंकार है, किसी अन्य का रूप बताया गया है। आगे 34वां प्रश्न है, कैसों से मोती झरते हैं या मेघों से पानी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में संदेह अलंकार होगा, यानी ऐसा लग रहा है या तो कैसों से मोती झर रहे हैं या मेघों से पानी झर रहा है, दोनों में संदेह बना और संदेह लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार होगा। जो संदेह या भ्रांतिमान अलंकार है उसमें मुख्य रूप से या का प्रयोग होता है, इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। या कोडवर्ड और या जो शब्द है उसका 90% प्रयोग है वो संदेह अलंकार के अर्थ में ही होता है। यदि आपको दोनों में से सही उत्तर नहीं निकल रहा, जहां या शब्द है उसमें आप संदेह अलंकार कर सकते हो। आगे 35वां प्रश्न है, जीभ सी कुंजी पाकर वे लगाए क्यों मुंह में ताला, उक्त पंक्ति में शब्द शक्ति है। जहां सा सी शब्द होता है वहां लक्षण प्रकट होता है और उसमें लक्षण शब्द शक्ति होती है, यानी जीभ सी कुंजी पाकर वे मुंह में ताला क्यों लगाए। आगे 36वां प्रश्न है, प्रधानाचार्य ने कहा 4 बज गए घंटी बजा दो, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति? यानी प्रधानाचार्य ने कहा 4 बज गए घंटी बजा दो, इसका अर्थ है स्कूल में छुट्टी होने वाली। यहाँ प्रधानाचार्य ने छुट्टी के लिए कहा, इसका एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए इसमें आपके अभिधा शब्द शक्ति होती है। लेकिन सीधा कहा जाए कि कहा गए कि 4 बज गए, इसका अर्थ आपके व्यंजना में जाता है, क्योंकि 4 बजने का अर्थ सभी के लिए अलग अलग होता है। लेकिन प्रधानाचार्य ने कहा घंटी बज गई, इसका मतलब है छुट्टी होगी, इसका एक ही अर्थ निकलेगा, इसलिए इसमें अभिधा शब्द शक्ति होगी। आगे 37वां प्रश्न है, कुमार ने कहा बेटी बादल हो रहे हैं, उक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति? यानी कुमार ने कहा बेटी है वो बादल हो रहे हैं, जिस प्रकार बादल है वो बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार बेटी बढ़ रही है, इसलिए इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी इसका स्रोत अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। आगे 38वां प्रश्न है, राम साधु तुम साधु सयाने, उक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? राम साधु तुम साधु सयाने, राम के जो साधु के रूप में होते हैं वो सयाने होते हैं, इसका प्रत्येक व्यक्ति सुनने वाला अलग अलग अर्थ निकालता है, इसलिए इसमें आपके व्यंजना शब्द शक्ति होगी।
39वां प्रश्न है, बिजली की चकाचौंध देकर दीपक की लो रोती है पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति, यानी बिजली की चकाचौंध देकर दीपक की लो रोती है। जैसे जो बड़े लोग होते हैं उनका प्रभाव या उनकी दमक चमक देकर जो छोटे लोग होते हैं उनके मन में घुटन होती है, इसलिए इसमें आपके मनुष्य के समान लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इसमें लक्षण शब्द शक्ति होगी। आगे 40वां प्रश्न है, शून्यो कहूं तरु अरक थे, अरक समान उदोत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें आपके यमक अलंकार है। आगे आपके पारिभाषिक शब्द है, आपके परीक्षा में 2 अंग्रेजी में वर्ड दिए होंगे, उनका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, या एक अंग्रेजी में वर्ड दिया गया उसका आपको हिंदी शब्द लिखना है और एक हिंदी शब्द दिया गया उसको आपको अंग्रेजी मीनिंग लिखने है। या आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द लिखे गए हैं। पहला है अलाउंस, जिसका अर्थ होता है बता, दूसरा बैलेट यानी मत पत्र, जिस पर मत या वोट दिया जाता है। आगे क्वेरम, क्वेरम का अर्थ होता है गणपूर्ति और पैक्ट का अर्थ होता है समझौता, यानी किसी दो लोगों के बीच में होने वाला पैक्ट है और समझौता कहलाता है, जैसे पुनः पैक्ट है। आगे लाइसेंस, लाइसेंस का अर्थ होता है अनुज्ञापति और ग्रांट का अर्थ होता है अनुदान, यानी किसी को जो अनुदान दिया जाता है उसे अंग्रेजी में ग्रांट कहा जाता है। और गैजेट का अर्थ होता है राजपत्र और डिस्पोजल यानी निष्पादन, किसी भी चीज को निष्पादित करना। आगे है केडर, केडर का अर्थ होता है संवर्ग और कैंसस यानी जनगणना। आपको कैंसस का विशेष रूप से ध्यान में रखना, ये एक परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है कि जनगणना के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा। जनगणना के लिए पारिभाषिक शब्द पॉपुलेशन और कैंसस दोनों ही होता है। आगे 46वां प्रश्न है, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली खालिज शब्द शक्ति होती है। जो लक्ष्यार्थ का बोध कराती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है और व्यंग्य का बोध प्रकट कराने वाली शब्द शक्ति व्यंग्य शब्द शक्ति होती है। जो वाचक का संबंध है वो अभिधा शब्द शक्ति से होता है, यानी इसमें सीधा सीधा अर्थ निकलता है। मुख्य अर्थ में बाधा होने पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जब लक्षणा और अभिधा दोनों में बाधा उत्पन्न हो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जो शाब्दी और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति के भेद होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, जहाँ शब्दों के द्वारा व्यंजना प्रकट हो वहां शाब्दी व्यंजना, और जहाँ अर्थ के द्वारा व्यंजना प्रकट हो वहां आर्थी व्यंजना होती है। आगे 51वां प्रश्न है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। काव्य का जो सौंदर्य बढ़ाता है या काव्य में सुंदरता उत्पन्न करते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आगे 52वां प्रश्न है, जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश होता है तो उसे खालिज कहता है, यानी जब काव्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार होता है, जहां शब्द से सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार होता है। वर्णों की आवर्ती के सौंदर्य को खालिज कहते हैं, जहां वर्णों की आवर्ती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्द यानी शब्द एक या भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवर्ती होती है वहां यमक अलंकार होता है। यानी शब्द एक समान नहीं होते लेकिन उसका अर्थ है वो अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जहां प्रसंग अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ वाले सलिष्ट शब्द में खालिज अलंकार होता है, यानी जहाँ एक शब्द अगर उसका अलग अलग प्रसंगों में है वो अलग अलग प्रयुक्त होगा वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यमक में अलग अलग शब्द होंगे उनका अलग अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन जहाँ श्लेष में एक शब्द होगा उसका अलग अलग प्रसंगों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलेगा। आगे प्रश्न है, पिपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें आपके उपमा अलंकार होगा, क्योंकि जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता है, यहाँ इसकी उपमा की गई या तुलना की गई है। आगे प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। आगे सीए मुख मनु मंजू मयंक, इसमें आपके उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, क्योंकि जो सीता के मुख है उसकी तुलना मंजू के मयंक से की गई है। आगे प्रश्न है, जहां बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न हो वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिना पैरों के चलना, बिना हाथों के कार्य करना, बिना कानों के सुना, वहां आपके विभावना अलंकार होता है। जहां कोई भी कारण नहीं हो फिर भी कार्य होता है। आगे 60वां प्रश्न है, आनंद रहित सकल रस भोगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यानी सिर मुख के बिना भी है वो रस का आस्वादन कर रहा है, इसमें आपके विभावना अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहा है, मुख नहीं है फिर भी है वो रस का भोग कर रहा है। इस प्रकार आपके अलंकार शब्द शक्ति और भाषा व्याकरण लिपि से ये अति महत्वपूर्ण 60 प्रश्न है। आपकी परीक्षा में इन प्रश्नों में से पक्का पूछा जाएगा, या पीडीएफ से पढ़ लेना, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप इनको 3 से 4 बार रिवीजन जरूर करना, आपकी परीक्षा में इन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली दी गई, जिसमें एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता और एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षणिक, एडजन यानी तदर्थ और एडमिनिस्ट्रेट यानी प्रशासन, एप्लीकेंट यानी आवेदक और अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, एरियर्स यानी बकावा, एनुअल यानी वार्षिक, एसेस्ट यानी परिसंपत्ति। ये एसेस्ट 2 बार परीक्षा में पूछा गया अति महत्वपूर्ण शब्द है। आगे बेंच का होगा न्याय पीठ और बिलिटरल यानी द्विपक्षीय और ब्लूप्रिंट रूपरेखा, ये ब्लूप्रिंट का भी 2-3 बार पूछा गया। बॉन्ड का अर्थ होता है बंद पत्र, बॉडी यानी निकाय, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल और कैंडिडेट यानी उम्मीदवार। केस का अर्थ होता है प्रकरण और कैंसस का अर्थ जनगणना कमीशन यानी आयोग, कोरिगंडम यानी शुद्धि पत्र और काउंटर फॉइल यानी दूसरी प्रति, अलाउंस यानी बता, ये बता के आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। डीड का अर्थ होता है विलेख,
और एब्सेंस का अर्थ होता है अनुपस्थिति, और एक्शन यानी कार्यवाही, एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन, अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। ये आपको अपेंडिक्स का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अपॉइंटी यानी नियुक्ति व्यक्ति, अप्रूवल यानी अनुमोदन, एक्यूज यानी अभियोग लगाना, एसेट यानी अनुमति, बेसिक पे यानी मूल वेतन, और बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची, और बिल का अर्थ होता है विधेयक। आपको ये विधेयक का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये पूछा जा सकता है कि विधेयक के लिए पारिभाषिक शब्द क्या होगा, विधेयक के लिए पारिभाषिक शब्द बिल होगा। बोर्ड यानी मंडलीय परिषद, बोनस यानी अधिलाभांश, आपको बोनस का भी ध्यान में रखना है, जिसको जो अधिक लाभ दिया जाता है उसे बोनस कहा जाता है। ब्रीफ यानी संक्षेप, कैडर यानी संवर्ग, और कैपिटल यानी पूंजी। कैपिटल का अर्थ राजधानी भी होता है और पूंजी भी होता है। सावधान यानी सावधानी या चेतावनी। कमेटी का अर्थ होता है समिति। काउंसिल यानी परिषद, क्रेडिट यानी उधार या साख, और डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, डिलीगेट यानी प्रतिनिधि। आपको यह डिलीगेट का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कैंडिडेट का अर्थ होता है उम्मीदवार, और डिलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि। आगे डिमोट का अर्थ होगा पदोन्नत, और डिस्पोजल का अर्थ होगा निष्पादन। इलेक्ट्रल का अर्थ होगा निर्वाचन सूची, और एंडोर्स का अर्थ होगा स्पष्टांकन। फिस्कल का अर्थ होगा राजस्व सूची। गेजेट यानी राजपत्र, और ग्रांट यानी अनुदान। हेरिटेज का अर्थ होता है धरोहर। आपको हेरिटेज का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इलीगल यानी अवैध, और जो लीगल होता है वो वैध होता है यानी कानून रूप से काम करना। डिस्पैच का अर्थ होगा प्रेषण। एजुकेशनल यानी शैक्षणिक। एलिजिबल यानी पात्र, और एनरोलमेंट का नामांकन। फिक्सेशन यानी स्त्रीकरण। गेजेटेड यानी राजपत्रित। गारंटी यानी जमानत या प्रतिभूति। आपको गारंटी का विशेष रूप से ध्यान में रखना, जिसका अर्थ होता है जमानत या प्रतिभूति। होस्ट का अर्थ होता है आतिथ्य, और गेस्ट का अर्थ होता है अतिथि। इंचार्ज यानी प्रभारी। ज्वाइंट यानी संयुक्त, और जर्नल यानी दैनिक या पत्रिका। लैंडमार्क का अर्थ होता है सीमा चिन्ह, और लेआउट का अर्थ होता है खाका या योजना। लाइसेंस का अर्थ होता है अनुज्ञप्ति। लॉग बुक यानी कार्य पंजिका, और मेजोरिटी का अर्थ होता है बहुमत, और मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन। मिनट्स यानी कार्यवर्त। आपको कार्यवर्त का विशेष रूप से ध्यान में रखना है, कार्यवर्त का होगा मिनट्स। और नेटिव प्लेस का अर्थ होगा जन्म स्थान। ओथ यानी शपथ। आपको शपथ के विशेष रूप से ध्यान में रखना है। शपथ के लिए पारिभाषिक शब्द होगा ओथ। और पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। पिटीशन यानी याचिका। ये पिटीशन भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है। पोस्टिंग यानी पद स्थापित, और प्रोटोकॉल यानी आदि लेख। आपको ये प्रोटोकॉल का भी ध्यान में रखना है। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, और क्वार्टरली यानी त्रैमासिक। रिसिप्ट यानी रसीद। रिक्वायरमेंट यानी भर्ती। आपको भर्ती का शब्द पारिभाषिक ध्यान में रखना है। सैंक्शन यानी स्वीकृति, और सिक्योरिटी का अर्थ होता है प्रतिभूति। स्टिपेंड का अर्थ होता है वर्ती। सरप्लस यानी अधिशेष। आपको यह विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बोनस का अर्थ होता है अधिलाभांश, और सरप्लस का अर्थ अधिशेष। और टोल टैक्स का अर्थ होता है पथकर या मार्ग का। टर्म यानी अवधि। ट्राइब यानी जनजाति, और थिएटर का अर्थ होता है नाट्यशाला या रंगशाला। यूनिक यानी अनुपम या अद्भुत। वैलिड यानी विधिमान्य, और सेक्शन का अर्थ होता है अनुभाग, और टेरिफ यानी दर सूची। टेंडर का अर्थ होता है निविदा। ट्रस्ट यानी प्रन्यास, और यूटोपिया यानी आदर्श लेख, और विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता। यह आपके लिए कुछ सामान्य पारिभाषिक शब्द है। आप इनको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना। ये परीक्षा में अति महत्वपूर्ण। इनमें से आपके 2 नंबर के पक्के पूछे जाएंगे। ये आपके 8 नंबर का पूरा सेशन व्याकरण का क्लियर हुआ। आपके जो 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य पेपर होगा उसमें ये 8 नंबर है वो मील के पत्थर साबित होंगे। यदि आप ये इतना पूरा पढ़ लेते तो आपके ये 8 में से 8 नंबर है वो पूरे आ जाएंगे। यदि चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। और आपको इसी चैनल पर है वो कक्षा 12 के सभी विषयों का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हल करवाई जाती है, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रश्न हल करवाए जाते हैं। हिंदी अनिवार्य का आपके ये व्याकरण का अगले सेशन में हम अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक देखेंगे। फिर आपकी जो 2 अन्य पाठ्य पुस्तक है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको सभी को हल करवाया जाएगा। धन्यवाद, मस्त रहिए।